हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? कल हमने यहां पर प्रैक्टिस सेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। कल पहली क्लास आप लोगों ने होपफुली सभी ने यहां पर देख ली होगी। आज हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। रेगुलर जब तक आपका एग्जाम यहां पर नहीं हो जाएगा तब तक हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज यूट्यूब के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए यहां पर रखने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूं कि आप अभी भी यूजीसी नेट के लिए सीरियस हैं तो यहां पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा एक बूस्टर डोज या फिर बूस्टर कोर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के उन सभी विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है। आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने उस बैच में जाके जुड़ सकते हैं। उससे अधिक जानकारी के लिए आप दिए गई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे कांटेक्ट पर जाकर कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये जो यहां पर टॉपिक है इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं जब एग्जाम आपका और पास आ जाएगा तब मैं आपको वो कंप्लीट प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है? इन सारे सेशंस में आपके मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस वो होंगे जो या तो एग्जाम में आ चुके होंगे या पूरे पूरे एग्जाम्स में आने की संभावना होगी। क्लियर? बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको यहां पर ऐसे मिलने वाली हैं। सपोज करो जब हमने कल पेटेंट्स एक्ट में यहां पर पूरे एक्ट्स देखे, भाई डिजाइन एक्ट कब आया, कॉपीराइट एक्ट कब आया, ट्रेड एक्ट कब आया। क्लियर? उन सभी के हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाए। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 100% मिलने वाले हैं। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होने वाला है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। 10-10, 15-15 क्वेश्चन हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे, इससे ज्यादा भी ना हो। और सबसे मेरा मेन आपको जो मोटो है वो ये समझाने का है, जो आप लोग अक्सर गलती करते हो, आप लोग यहां पर थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मेरा जो मेन कंसर्न यहां पर होने वाला है वो आप लोगों को यह समझाने का है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का वेटेज और क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा होता है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ पेटेंट लेंस। ठीक है? पेटेंट लेंस में दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए गए, इनमें से यहां पर कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों पेटेंट लेंस की अगर हम स्थापना देखें, क्लियर, हम लोग यहां पर पेटेंट लेंस की स्थापना के बारे में बात करें तो पेटेंट लेंस की स्थापना 1999 में की गई थी और इसकी स्थापना के बाद लेंस 2 दशकों से अधिक समय तक नवाचार ज्ञान की सेवा करने वाली सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली एक ओपन सोर्स यहां पर साइट बनी थी। ठीक है? अब यहां पर पेटेंट लेंस में कौन कौन सी सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है? तो एक तो यह याद रखना है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है? और इसकी स्थापना के बाद लगभग 2 डिकेड्स तक, 2 डिकेड्स या फिर 2 दशकों तक, 2 दशकों से अधिक समय तक सबसे निरंतर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली यहां पर यह कंपनी बनी थी। अब पेटेंट लेंस है क्या, इसमें आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू देखने को मिलता है? तो दोस्तों सबसे पहले पेटेंट लेंस एक प्रकार का ओपन एक्सेस है। इट इज अ ओपन एक्सेस टू ऑल। क्लियर? सेकंड दोस्तों यहां पर बात करूं तो इट इज अ फ्री फुल टेक्स्ट डेटाबेस। इट इज अ फ्री फुल टेक्स्ट डेटाबेस। क्लियर? यहां पर पेटेंट लेंस में सबसे पहले आपको इट इज अ ओपन एक्सेस, ये एक प्रकार का ओपन एक्सेस है। दूसरा यह इट इज अ फ्री फुल टेक्स्ट डेटाबेस, ये फुल टेक्स्ट फ्री डेटाबेस है। क्लियर? और आगे चले दोस्तों, इट कवर्स पेटेंट्स ओनली पब्लिश्ड इन इंडिया। नो, इट कवर्स पेटेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ WIPO, UPSTO, EPO। ठीक है? द लेंस में आपको यहां पर विद्वानों में, ठीक है, WIPO हो गया, USPT हो गया और EPO हो गया, इनके पेटेंट और एप्लीकेशन को भी यहां पर चलाने का राइट्स होता है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इट कवर्स पेटेंट ओनली पब्लिश्ड इन इंडिया। नो, इट इज नॉट करेक्ट, यही आपको ध्यान रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आपको एक तरफ लाइब्रेरी के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके यूनिक फीचर्स दिए गए हैं कि यहां पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में उनके क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर मैत्री की बात करें तो मैत्री जो है यहां पर बेस्ड ऑन द सीडीएस और आईएसआईएस पे काम करता है। क्लियर? संजय की अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो जो दोस्तों यहां पर आपका संजय देखने को मिलता है, मैत्री किस पर काम करता है? मैत्री हमारा काम कर रहा है यहां पर बेस्ड ऑन इंग्रीस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आता है दोस्तों संजय। एक सेकंड दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैत्री बेस्ड ऑन द सीडीएस आईएसआईएस। क्लियर क्लियर, एक मिनट, डेटाबेस से जैसे कभी कभी कुछ चीजें इरेज हो जाती है ना, मैं सिर्फ वही चीज एक बार फोकस करूं। नो नो नो, यहां पर जो बेस्ड ऑन द सीडीएस आईएसआईएस को करेक्ट कर लेना दोस्तों, एकदम से डेटाबेस से चीज इरेज हुई, यहां पर वही मुझे एक डाउट लग रहा था। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो संजय है वो बेस्ड ऑन द सीडीएस आईएसआईएस, तो दोस्तों यहां पर संजय है। ठीक है, मैत्री की अगर मैं बात करूं तो मैत्री जो है बेस्ड ऑन द इंग्रीस है। क्लियर? और यहां पर दोस्तों उसके बात करें लिप्सिस की बात करें तो ये जो है ये यहां पर अवेलेबल ऑन द डिफरेंट ओएस है। और ई ग्रंथालय वर्जन 4.0 जो है दोस्तों ये यूजेस पोस्टग्रे एसक्यूएल है। ठीक है, अब एक एक चीजें समझते हैं कि इसमें यूनिक फीचर्स में किसका क्या काम होता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करते हैं पोस्टग्री एसक्यूएल का। पोस्टग्री एसक्यूएल का यह एक प्रकार का ऑब्जेक्शन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पोस्टग्री एसक्यूएल क्या है? यह एक प्रकार का ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका यहां पर अर्थ होता है, एक बार फुल फॉर्म आपको बता ही देता हूं, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि इसमें रिलेशन क्षमताएं जो हैं, जितने भी इसमें रिलेशन क्षमताएं हैं वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आधार पर प्री डिजाइंड करके रखी गई हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंट के आधार पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंट के आधार पर प्री डिजाइंड करके सर्विसेज रखी गई है, जिसे हम कहते हैं पोस्टग्री एसक्यूएल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, उसमें जितने भी यहां पर एडवांस जो फीचर्स हैं, जितने भी इसमें एडवांस दोस्तों यहां पर फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे पोस्टग्री एसक्यूएल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर इंग्रीस। इंग्रीस दोस्तों एक प्रकार का ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम डीबीएमएस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका जो दोस्तों यूज है वो ज्यादातर यूजेस पे, यहां पर जो गवर्नमेंट यूजेस होते हैं, जितने भी यहां पर गवर्नमेंट यूजेस हैं वो भी बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट यूजेस जो होते हैं वो भी बिजनेस के अंदर, उनके लिए यहां पर यह डिजाइन किया गया है। बिजनेस के लिए या बिजनेस के अंदर उनके लिए इसका डिजाइन किया गया है। क्लियर है? अवेलेबल ऑन डिफरेंट ओएस नॉर्मल है। क्लियर? पोस्टग्री एसक्यूएल हमने देख लिया और इंग्रीस हमने देख लिया, और बेस्ड ऑन सीडीएस आईएसआईएस मैंने आपको कल की क्लास में ही यहां पर बताया था। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। चलें और आगे। चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पीड ऑफ डीडीएस डिपेंड्स अपॉन, जो डीडीएस है वो डीडीएस की गति यहां पर किस पर निर्भर करती है, और डीडीएस आखिरकार यहां पर होता क्या है, डीडीएस होता क्या है। सबसे बड़ी चीज तो आप लोगों को समझना यही है कि डीडीएस होता क्या है और डीडीएस यहां पर कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो डीडीएस है ना, यह एक प्रकार का नेटवर्किंग मिडिलवेयर है, यह एक प्रकार का नेटवर्किंग मिडिलवेयर है जो जटिल नेटवर्क, जितने भी यहां पर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं ना, जितने भी दोस्तों यहां पर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उनको सरल बनाने के लिए, उनको इजी बनाने के लिए इसका यहां पर यूज किया जाता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं उनको सिंपल करने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो नोड्स का यूज होता है, नोड्स के बीच जितने भी यहां पर डेटा आपको देखने को मिलता है, जितने भी आपको यहां पर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपको दोस्तों यहां पर कमांड्स देखने को मिलते हैं, उन्हें यहां पर भेजने, ठीक है, उन्हें यहां पर भेजने और उसके साथ साथ यहां पर प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। और इसके साथ साथ उनकी जो सदस्यता है, उनकी जो मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप को लागू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। और नोट्स जितने भी दोस्तों यहां पर जानकारी यहां पर उत्पादन करते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, यहां पर प्लेस हो गई, प्लेस के साथ दबाव हो गया, ठीक है, उनको प्रकाशित करने के लिए इसका यूज यहां पर किया जाता है। क्लियर। तो मेथड्स ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों मेथड ऑफ प्रोसेसिंग बाय रिक्वेस्ट, यहां पर डीडीएस प्रोवाइडर, ये भी हमने देख लिया। मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी काम करता है क्योंकि नेटवर्किंग मिडिलवेयर है आखिर। क्लियर। नेक्स्ट है यहां पर अर्जेंसी फॉर डिमांड डॉक्यूमेंट्स बाय द यूजर्स, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना कि डीडीएस सबसे पहले जितना भी यहां पर जो नेटवर्किंग मिडिलवेयर है उसके लिए बनाया गया है, जितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको सिंपल बनाता है, उसके लिए इसको यूज यहां पर किया जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ कम्युनिकेशन आर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर कोड पूछ लिया है आपसे, कोड, उसमें कौन कौन सा आपको यहां पर कोड देखने को मिलेगा। देखो आपको एक, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों, ISO 2709 हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर Z39.50 हो गया, और उसके साथ साथ Z39.70 हो गया। ये जितने भी तीनों कोड्स है ना, ये सारे की सारे जो यहां पर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो यहां पर दोस्तों कम्युनिकेशन होता है या फिर जो यहां पर संचार होता है, कम्युनिकेशन या संचार के स्टैंडर्ड है ये तीनों के तीनों चीजें, ठीक है। और अगर हम बिब्लियोग्राफिक की बात करें तो बिब्लियोग्राफिक ग्रंथों की वह सूची है, जो बिब्लियोग्राफिक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बिब्लियोग्राफिक एक प्रकार से ग्रंथों की वह सूची है जिसमें ग्रंथ जो होते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें जितने भी ग्रंथ होते हैं वो दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट से, किसी एक सब्जेक्ट से या फिर किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, और इसके साथ साथ उनका जो प्रकाशन होता है, इसके साथ साथ जो उनका प्रकाशन होता है वो किसी एक समय में प्रकाशित हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। और ये शब्द ग्रंथों का, जितने भी यहां पर ग्रंथ है, यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ, जितने भी यहां पर उनका फिजिकल मैटर जो होता है, फिजिकल जो मैटर होता है, उनके अध्ययन के लिए इसका यूज यहां पर किया जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सिन्हा कमेटी रिकमेंडेड द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम फॉर इंडिया। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझो कि भारत सरकार ने, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट ने,
इंडिया गवर्नमेंट ने 1957 में देश में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1957 में देश में सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एक यहां पर समिति का नियुक्त किया गया था, एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे दोस्तों सिन्हा, एपी सिन्हा। उस समिति की अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे एपी सिन्हा, ठीक है। उन्हें एपी सिन्हा यहां पर उस समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने बिहार में लाइब्रेरी के अंदर या फिर सार्वजनिक शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा काम किया था और इन्होंने दोस्तों यहां पर नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी की रिकमेंडेशन दी थी। दूसरा दोस्तों इन्होंने यहां पर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की रिकमेंडेशन दी थी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की रिकमेंडेशन दी थी। और तीसरा दोस्तों इन्होंने यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी की भी रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी की भी रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने इतनी चीजों की रिकमेंडेशन दी थी। तो ध्यान रखना, सिन्हा कमेटी 1957 में भारत सरकार ने जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उनके विकास के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष यहां पे एपी सिन्हा साहब थे। इन्होंने बिहार में भी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कई सारे काम किए थे। भारत में इन्होंने नेशनल लाइब्रेरी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और लास्ट में यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए काम किया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर डीएमसीए स्टैंड फॉर। सबसे पहले डीएमसीए किसके लिए स्टैंड जाना जाता है, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछी जा रही दोस्तों। डीएमसीए की फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। और अगर आप डीएमसीए की बात करो तो पहली बार इसे 28 अक्टूबर 1998 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। 1998 का जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट था वो जितने भी यहां पर कॉपीराइट धारक हैं, जितने भी दोस्तों यहां पर कॉपीराइट धारक या फिर कॉपीराइट होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, कॉपीराइट होल्डर्स को ऑनलाइन चोरी से बचाने के लिए, ऑनलाइन चोरी या फिर ऑनलाइन थ्रेड से बचाने के लिए इसे बनाया गया था जिसे हम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी उसमें जितने भी यहां पर जो गैर कानूनी रूप से डिजिटल काम होते हैं, जैसे कि यहां पर म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, जितने भी कॉपीराइट वाली चीजें जिन्हें हम ऑनलाइन चुरा सकते हैं, उसके लिए इस एक्ट को यहां पर बनाया गया था। और यहां पर इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अतिरिक्त भी मैंने दोस्तों आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी दे दी ताकि आपको अगर कोई और क्वेश्चन भी आने वाले पेपर में देखने को मिले इससे रिलेटेड तो आप यहां पर गुलत नहीं करो, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रीटेड एज हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज। क्लियर है? यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि जो है वो परिकल्पनात्मक कृत्रिम बुद्धि माना जाता है जो कि मानवीय बुद्धि यानी कि ह्यूमन मेड और एआई से यहां पर उसके क्षमताओं से परे है वो चीज। और इसमें दोस्तों यहां पर देखने को जो मिलता है ना वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखा देता हूं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहां पर सब में आर्टिफिशियल लगा लेना आगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है, रिएक्टिव मशीन जितनी भी होती है हमारी, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी जो होती है हमारी। अगर कुछ और भी पूछ ले तो आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ माइंड जो होती है हमारी,
और लास्ट में जो हमारा सेल्फ अवेयर होता है। क्लियर? तो इसके सारे के सारे यहां पर पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों FAAS स्टैंड्स फॉर, यानी कि फास्ट का पूरा नाम क्या है। आपके फुल फॉर्म से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी आपको हर बार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो फास्ट है वो एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। यह एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो जितने भी यहां पर कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें हम ग्राहक कहते हैं या फिर यूजर्स कहते हैं, उन यूजर्स को जनरली जितने भी माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं, उन यूजर्स को जनरली जितनी भी यहां पर माइक्रो सर्विसेज होती हैं, उन माइक्रो सर्विसेज के निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर में, उन माइक्रो सर्विस के मैन्युफैक्चर में लॉन्चिंग से जुड़े जितने भी यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जितने भी यहां पर फंडामेंटल या बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, फंडामेंटल या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, उन बेसिक स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए या फिर उनका मैनेज करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो फास्ट एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फंक्शंस एज अ सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? चलो मैं आपको फास्ट से रिलेटेड कुछ और चीजें और दिखा देता हूं कि फास्ट यहां पर और क्या क्या काम करता है। एक ऐसा डायग्राम बना लो। सबसे पहले फास्ट जो है एक प्रकार का इवेंट ड्रिवन है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर रख लो, इसमें आपको ऑटो स्केलिंग की सुविधा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तीसरा यहां पर एक प्रकार का इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चौथा दोस्तों आपको यहां पर पे पर एग्जीक्यूशन भी देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंधन या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जनक थे दोस्तों वो थे यहां पर FW टेलर, फेडरिक विल्सो टेलर इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है इनका? फेडरिक विल्सो टेलर, और इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का टेलरवाद भी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का टेलरवाद भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने व्यवहारिकतावाद के स्थान पर विज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक यूजर के लिए उनकी अधिकतम कार्यक्षमताओं का विकास की बात इन्होंने की थी। क्लियर? अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के दोस्तों कुछ तत्व हैं, वो पूरे के पूरे तत्व मैं आपको यहां लिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आप लोग लिखोगे समय अध्ययन। क्लियर? नहीं, एक काम करेंगे, इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, पूरे की पूरे यहां पर FW टेलर हो गए, हेनरी फ्यूल हो गए, मैनेजमेंट में कौन कौन पर्सन ये क्या कहता है, इसकी पूरी अलग से वीडियो बना देंगे। यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों साइंस इंस्टीड ऑफ रूल्स ऑफ थंब। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर इसमें देखा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैक्सिमम आउटपुट इंस्टीड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर देखा जाता है द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? यानी कि अनुभवजन्य नियमों के बजाय विज्ञान पर आधारित होना। ठीक है, सीमित उत्पादन के बजाय अधिकतम उत्पादन करना, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम दक्षता तक विकास करना। क्लियर है यहां पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर स्टेटमेंट और क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले ही लेता हूं, एक ना कोई क्वेश्चन तो हर एक सीरीज में जितने भी हमारे सेशंस चलेंगे उसमें हर एक सीरीज में यहां पर मैं इससे क्वेश्चंस तो आप लोगों को लेने ही वाला हूं। क्लियर? चलो, तो नॉलेज मैनेजमेंट KM इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स बाय मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज। क्लियर?
हिंदी में भी समझेंगे। केएम फोकसेस ऑन इंप्रूव परफॉर्मेंसेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू नॉलेज शेयरिंग। हिंदी में समझते हैं कि ज्ञान प्रबंधन जो है, ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक बहुविषयक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर ज्ञान प्रबंधन ज्ञान साझाकरण के माध्यम से संगठनों के बेहतर प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धी लाभ, नवाचार और निरंतर सुधार पर केंद्रित है। ठीक है, और इनमें से कौन कौन से आपको सही देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब दोनों ही कथन यहां पर सही देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? चलो 11 है आज के, इसमें 12 क्वेश्चंस नहीं है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कैटेगरियल वेरिएबल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। माप की इकाई के दृष्टिकोण से श्रेणीबद्ध चर को आगे निम्न श्रेणियों में दोस्तों वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें ना तो माप के अनुसार सबसे पहले तो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, उसके बाद दोस्तों यहां पर पॉलीटोमस वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल दोस्तों यहां पर पॉलीटोमस वेरिएबल, और तीसरा यहां पर डायटोमस वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल मेजरमेंट में होता क्या और क्या देखने को मिलता है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों जो वेरिएबल मेजरमेंट है ना, यह एक संपत्ति के तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और जिसका अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मूल्य हो सकता है, और जिसके मापने से कुछ अलग वैल्यूज उत्पन्न होते हैं, जिसके मापने से कुछ अलग वैल्यूज उत्पन्न होते हैं, और जिसका अर्थ यहां पर होता है कि मूल्य संख्याओं के अंतराल में मीटर कोई भी यहां पर मूल्य ले सकते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, सी एंड डी ओनली। क्लियर? तो यहां तक दोस्तों हमने आज फिर से अपने 10-11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चंस का यहां पर ज्यादा मटेरियल अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन का ज्यादा मटेरियल अवेलेबल होने के साथ साथ एक और चीज आपको देखने को मिल जाए, जो सबसे बड़ी यहां पर चीज है वो ये है कि ताकि जो मेन चीज है आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाए यहां पर कि क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न यहां पर किस तरीके से आपको होता है। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।